जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह बढ़ता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, बताने के लिए, डराने के लिए कि किसी ने भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। यानी कि जमींदार जो कि दबंग प्रवृत्ति का होता है, इसका नाम केदार सिंह होता है, उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। उस हत्या की गूंज चारों तरफ फैल जाती है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है, ये बताया जाता है कि जब हमने इसको ही नहीं छोड़ा तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया था, इसलिए उसके हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई, इसलिए उसके हत्यारों को के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ जाएगा किसी ने कल्पना नहीं की। उसके बाद एक दो नहीं, लगातार हत्याएं होती हैं। हत्याएं भी कुछ इस तरह होती हैं कि एक पेड़ इस हत्याओं की गवाही देता है। आज भी इस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ये सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे उस रात चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लगभग एक साथ 54 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। संभवतः भारत के आजादी के इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जब एक ही रात में कुछ इस तरह से एक साथ ठाकुर समाज के 54 लोगों का नरसंहार किया गया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद का ही एक थाना लगता है मदनपुर, और मदनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है दलेल चक बघोरा। दरअसल यही की ये सच्ची घटना है। ये दोनों जुड़वा गांव भी बताए जाते हैं। बात कर रहा हूँ 22 या 23 मई 1987 की। बाजार में कुछ लोग पर्चे लेके खड़े हुए थे। कोई जो खरीदारी करने के लिए महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी समुदाय के हो, सभी के हाथ में एक पर्चा दिया जा रहा था और पर्चा देकर कह रहे थे कि छुटकी चिचानी का बदला लेकर रहेंगे। उस पर्चे में साफ साफ लिखा हुआ था। जिन लोगों ने इस पर्चे को हाथ में लिया, पढ़कर देखा, उसके बाद फिर ये चर्चाएं बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती हैं। कुछ इतनी बड़ी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लोगों को डर लगने लगता है और डरते डरते कुछ लोगों ने ये चाहे चिड़ियाटार हो या फिर कोपनादी, वकीलगंज, जमनिया, चिमनी, लालटेनगंज, इस तरह के जो गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने रातों रात अपने घरों से घर वालों को इकट्ठा किया और कहा कि यहाँ से चलते हैं, यानी कि दूर चलते हैं, कुछ बड़ी अनीति होने वाली है। पुलिस तक भी कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि साहब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। आप कुछ जैसे कि अब पुलिस रात में पहरा देती है या फिर आती जाती है तो पुलिस का खौफ बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये संदेश बड़ा इसलिए माना जा रहा था, एमसीसी का संदेश था। एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, उनका जब संदेश था तो जाहिर सी बात है लोगों को डरना लाजमी था। वो एक तरह से नक्सली टेररिस्ट की तरह काम कर रहे थे। अब जब ये संदेश मिलता है तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मदनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जो मदनपुर थाने से लगभग 4 किलोमीटर जो गांव होता है, जो जुड़वा गांव बताया जाता है, दलेल चक और बघोरा। यहाँ पर 29 मई 1987 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वाक्य है। कुछ लोग संख्या बताते हैं 300, कुछ बताते हैं 400, तो कुछ ये भी बताते हैं कि लगभग 700 लोग थे और 700 लोगों के हाथ में किसी के डंडे हैं, किसी के में धारदार हथियार हैं, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है तो किसी के हाथ में बंदूकें हैं, कोई तमंचे लेके आया है। इस तरह से लोग बड़ी संख्या में जब इन दोनों गांव की तरफ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो रात में जो आवाजें आ रही थी तो वो आवाजें कई कई किलोमीटर तक चीर रही थी। क्योंकि सन्नाटा था, कोई शोर शराबा नहीं। आजकल तो वाहन भी बहुत ज्यादा हैं, उन दिनों को इतने वाहन भी नहीं हुआ करते थे। इस चीख पुकार की, इस शोर शराबे की आवाज थी और शोर शराबे की आवाज में सिर्फ वही आवाज लग रही थी, छुटकी चिचानी का बदला लेकर रहेंगे, एमसीसी जिंदाबाद। कुछ इस तरह के जो नारे लग रहे थे। लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद हंगामा, चीख पुकार। अब गांव के जो लोग थे, बताया जाता है कि गांव की जो आबादी लगभग 200 के आसपास होती है। 200 लोग इसमें गांव में रहते हैं, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग थे उसके अंदर। अब यहाँ से जब इन लोगों ने बड़ी संख्या में भीड़ ने आगे बढ़कर, जब कुछ गाँव के लोग जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, उन्होंने भागते हुए लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक गांव का पीपल का पेड़ होता है, उस पीपल के पेड़ के पास उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ज्यादातर युवा थे या पुरुष थे, लेकिन महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग जो होते हैं वो घरों में जाकर छुप जाते हैं जहां उन्हें मौका मिलता है।
अब यहाँ युवा और जो पुरुष थे उनको एक पीपल के पेड़ के पास लाया जाता है, उनके हाथ बांधे जाते हैं, उनके पैर बांधे जाते हैं ताकि वो भाग न सकें, उन्हें रोका जाता है। गांव में बस इसी तरह की आवाज लगाई जा रही थी कि छुटकी छिछाने का बदला लेकर रहेंगे, एमसीसी जिंदाबाद, कुछ इस तरह के नारे वगैरह चल रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने नरसंहार करना शुरू किया है, जितने भी लोग वहां पर जुटे थे उस पीपल के पेड़ के नीचे सभी की गर्दनों को काट दिया जाता है, कुल्हाड़ी से अलग कर दिया जाता है, किसी को तलवार से काटा जा रहा था और चीख पुकार मच रही थी। जिसकी बारी आ रही थी, जिसका नंबर आ रहा था, वो अपने आप को बचाने के लिए तमाम अपीलें कर रहा था, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, भागने की कोई कोशिश कर भी सकता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों के पास हथियार थे तो वैसे भी उसको पीट पीट कर मार डालते। आखिरकार एक एक करके लोगों की गर्दनें काटी जा रही थी, मारे जा रहे थे। उसके बाद वहीं पीपल के पेड़ के पास एक नल होता है, उस नल के पास उन गर्दनों को सजाकर रख दिया जाता है। गिनती कर रहे थे कि 1 2 3 4 इस तरह से गिनतियां हो रही थी। कुछ लोग इस बात पर खुश हो रहे थे तो कुछ लोग रो रहे थे, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। ये रात 8 बजे से वाकया शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चले वक्त बढ़ने लगता है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर मदनपुर थाना होता है। ये आवाजें मदनपुर थाने तक भी पहुंच रही थी। कुछ लोग दौड़कर जाते हैं थाने में, जाकर कहते हैं कि गांव चलो, गांव में नरसंहार हो रहा है, हमें बचा लो, वो सबको मार डालेंगे। लेकिन पुलिस तक शायद आवाज जरूर पहुंची थी, लेकिन पुलिस के कानों के अंदर, उनके जहन में ये आवाजें नहीं जा रही थी जो कुछ और कोशिश करते, इसलिए पुलिस शांत पड़ जाती है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट भी कहती है। इसके बाद जब गांव में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो थे वो छुप जाते हैं और अपनी जान बचा रहे थे। सिर्फ टारगेट किया जा रहा था राजपूत समुदाय के लोगों को, यानी कि ठाकुर समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा था और उनकी घरों को टारगेट करने के बाद अब देखते क्या है कि आग लगाना शुरू कर देते हैं। अंदर से जब चीखने की आवाजें आ रही थी, जल रहे थे, कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, उनको जैसा था वैसा पकड़ा, फिर से आग में झोंक दिया। कुछ इस तरह से लगभग 2-3 घंटे तक ये तांडव चलता रहा। और जब तांडव चलता रहा उसके बाद जब गांव का इन राजपूत समुदाय के एक एक घर पूरी तरह से जल नहीं जाता है, तबाह नहीं हो जाता, तहस नहस नहीं हो जाता है, तब तक वो शायद शांत नहीं होते। इसमें उन्होंने 2.5 महीने की, लगभग 18 महीने के बालक से लेकर 105 साल के बूढ़े व्यक्ति तक को नहीं बख्शा था। इसे बताया जाता है, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, 16 बच्चे, 10 महिलाएं, 15 पुरुष, लगभग 41 के आंकड़े जो सरकारी हैं। लेकिन अखबारों में जब खबर प्रकाशित होती है तो किसी ने 50 लिखा, किसी ने 54 लिखा, तो किसी ने 56 लिखा कि इतने लोगों को एक ही रात में एक साथ जलाकर मार दिया गया था। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर थाना था। थाने तक आवाजें गई, लेकिन थाने वालों ने किसी ने यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बताया जाता है कि उस वक्त कलेक्टर योगेंद्र प्रसाद तिवारी होते हैं, साथ ही जो जिले के एसपी थे सतीश झा, बताया जाता है कि वो भी अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ पहुंचते हैं। और जबकि इस गांव की दूरी और जो मुख्यालय की दूरी होती है महज 25 किलोमीटर होती है। 25 किलोमीटर का सफर तय करने में उन्हें इतना सारा वक्त लग जाता है कि सुबह 7 बजे पहुंच पाते हैं। ये शायद डर ही था एमसीसी का, जो पुलिस प्रशासन भी शांत पड़ गया था। अगले दिन यानी कि 30 मई 1987 को ये बात मुख्यमंत्री विंदेश्वरी द्विवेदी तक भी पहुंच जाती है। जैसे उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, वो सोचकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो डीएम और एसएसपी से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे गाँव का दौरा करना है। अब इसके बाद डीएम और एसएसपी उन्हें गाँव की तरफ लेके जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि जब मुख्यमंत्री वहां मौके पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी घरों में आग सुलग रही थी, जल रहे थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जो उस आग की लपटों में पड़े हुए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम के माध्यम से उस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम भी कम पड़ जाती है, इसलिए आग बुझाने में शायद वक्त लग जाता है। अब इसके बाद गाँव का ही एक व्यक्ति होता है बगोड़ा का, जिसका नाम सत्येंद्र कुमार सिंह होता है। वो 177 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराता है। FIR दर्ज जरूर हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की कहानी के बारे में बात करूं, सबसे पहले छुटकी छिछाने के बारे में आपको बताते चलूं। जैसे ही जमींदार केदार सिंह की हत्या कर दी जाती है, एक संदेश देने के लिए कि जमीन का जो विवाद चल रहा था, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की और इसी का बदला लेने के लिए राधे और मुसाफिर के परिवार यानी कि 7 लोग होते हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जैसे ही जमींदार की हत्या होती है, उसका बदला लेने के लिए राधे और मुसाफिर के परिवार के 7 लोगों की इस तरह से हत्या की जाती है कि उन्हें भी चुन चुन के मारा जाता है। पूरा का पूरा परिवार खत्म कर देता है। ये बताया जाता है कि उसके घर की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की जाती है, बदसलूकी की जाती है। किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। अब यही था ये एमसीसी
यानी कि माओवादी कम्युनिटी सेंटर के पास ये बात पहुंच जाती है, तो उसके बाद ये फिर इस छुटकी छिछानी का बदला लेने के लिए प्रण करते हैं और जो भी इनके समर्थन में थे उन समर्थकों के साथ मिलकर इस तरह से ये प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग के बाद फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे ही दिया था। एफआईआर दर्ज हो जाती है 177 लोगों के खिलाफ, लेकिन अदालत में जब सबूत दिए जाते हैं, जबकि वहां पर 600 से 700 लोग आए थे और 177 के खिलाफ एफआईआर होती है और उसमें भी सिर्फ 8 लोगों पर ही अपराध सिद्ध पाया जाता है। और अपराध सिद्ध होने की वजह ये थी क्योंकि जो मारे गए थे उसमें गयासी, सीताराम की पत्नी गिरंती कुमारी, रेणु, ऋतु, गया प्रसाद, इस तरह से 6 लोग एक ही परिवार के मारे जाते हैं। इस परिवार का इकलौता मात्र एक बालक बचता है जिसका नाम शैलेंद्र कुमार होता है। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। जब उसके परिवार के लोगों की वो भीड़ हत्या कर रही थी, तब ये बालक छुपकर अपने परिवार को देख रहा था किस तरह से परिवार के एक एक सदस्य की हत्या की जा रही है। इसमें इसके माता पिता होते हैं, बालक के 3 बहनें होती हैं और इसके चाचा होते हैं। सबके सब जब मारे जा रहे थे तब ये अदालत में खड़ा होकर कहता है कि उस रात मेरे परिवार के लोगों को सबने खत्म कर दिया है। उनके सबके 8 के 8 लोगों के ये नाम देता है। नाम लेने के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करती है और 30 सितंबर 1992 को उन 8 लोगों के खिलाफ ताजा हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए। लेकिन मामला उच्च अदालत में पहुंच जाता है। जब पटना हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है तो पटना हाईकोर्ट इस सजा को बरकरार रखता है। उसके बाद फिर वक्त कुछ और आगे बढ़ जाता है। फिर यही सब लोग अपील करते हैं और अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहते हैं कि साहब, उस रात जो इस बालक ने जो देखा था वो जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से सच हो। ये वो जो भी एक वकील अपनी तरह की कहानी गढ़ते हैं, कहानी जज के सामने गढ़ी जाती है। जज पूरी कहानी सुनते हैं और कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी दलीलें दी जाती हैं। आखिरकार 7 दिसंबर 1995 को इनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है। इसमें जो फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है, तो ये लोग सब अपनी सजाएं काटते हैं, जो भी 8 लोगों के खिलाफ मामला होता है। इसके बाद साल 2011 में इनकी सजा पूरी हो जाती है और ये सब के सब जेल से बरी हो जाते हैं। बरी होने के बाद बताया जाता है कुछ तो शायद इसमें मर चुके हैं, कुछ अभी बाकी भी हैं। लेकिन इस घटना की गूंज हर साल जब मई का महीना आता है, खासकर 29 तारीख आती है, तो 29 तारीख की को ये बात हमेशा चर्चाओं में रहती है। गांव में वो पेड़, पीपल का पेड़ आज भी इस बात का गवाह है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से, पीपल ने वो सब कुछ देखा था, किस तरह से लोगों की गर्दनें काटे जा रही थी, किस तरह से उनकी गर्दनों को सजाकर रखा जा रहा था, उनके सरों को सजाकर रखा जा रहा था एक नल के पास में। तो इस तरह से जब कोई लोग बड़े गौर से शांत भाव में वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होता है, तो पता चलता है कि वो चीखों की आवाज आज भी लोग सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि एक ही रात में सरकारी आंकड़े 41 बताते हैं, अखबार के आंकड़े बताते हैं 50, कोई 54 बताता है तो कोई 56 बताता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, अब बताना है कि हमारे देश में कितने कितने बड़े कांड हुए हैं, ऐसे ऐसे कांड जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन होकर रह गए हैं। बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये कहानियां कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सिमट कर रह चुकी होंगी, क्योंकि जहां ये घटनाएं हुई हैं सिर्फ वहां के लोगों को इसके दर्द का, इसकी तकलीफों के बारे में पता होगा। बाकी जो दूर दराज के लोग हैं शायद उनको पूरी तरह से इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी।